हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स आप देख चुके हैं। हमने पिछले लेक्चर्स में क्या क्या डिस्कस किए थे। यस, हमने लास्ट क्लास जो है वेक्टर रिजोल्यूशन स्टार्ट कर दिया था। सो वेक्टर को 2 डायमेंशन में रिजॉल्व किया, फिर बाद में 3 डायमेंशन में रिजॉल्व किया, है ना। सो इस रिजोल्यूशन में हमने जो है कोई भी एक वेक्टर जो है उसको अलग अलग डायरेक्शन में उसको रिजॉल्व किया। दैट मीन्स हमने उसका कंपोनेंट्स में ब्रेक किया। ठीक है, जैसे कि आपने देखा कि अगर हम 2 डायमेंशन में रिजॉल्व किए हैं तो 2 डायमेंशन में वेक्टर को दोनों एक्सिस में रिजॉल्व किया और 3 डायमेंशन में हमने तीनों एक्सिस में रिजॉल्व किया। ठीक है, सो थोड़ा सा है कि उसी के बारे में आइडिया देता हूं कि जब हमने रिजॉल्व किया था, है ना, लास्ट क्लास, सो लेक्चर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 7 में वेक्टर रिजोल्यूशन पे वर्क किया गया है। हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए उसको बेस करके, है ना। सो जैसे कि हम अगर ऐसे लिखते हैं, ऊपर का अभी मत देखो, अगर हम लिखते हैं एक्स आई कैप, ऐसे लिख रहे थे ना, ए वाई जे कैप, ऐसे लिख रहे थे, प्लस ए जेड क्या के कैप। सो दैट मीन्स यहाँ पे इस वेक्टर को एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में, तीनों एक्सिस में रिजॉल्व किया गया है ना। सो ये है उस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, ये है वाई कंपोनेंट और ये क्या है जेड कंपोनेंट। तीनों कंपोनेंट पे ब्रेक किया गया था। फाइन। सो 3 डायमेंशन में हम ऐसे लिखेंगे। अब क्या है, ये जो कंपोनेंट्स है ना, एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, इनको हम कई बार रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी बोलते हैं। इसको थोड़ा ध्यान में रखिए। तो बच्चे जो है ना, ये जो लैंग्वेज है वो समझ नहीं पाते, बुक में लिखा रहता है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये थोड़ा आप नोट डाउन कर लेना, अपना नोटबुक में इसको लिख लेना है। Rectangular components, these are called as rectangular components of a vector, components of vector A. So कई बार इनको orthogonal components भी बोला जाता है। Also these are called as orthogonal components. Orthogonal का मतलब वही है, that means ये जो components है इनके बीच एंगल क्या है, एंगल क्या है, 90 डिग्री है। देखो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, आपको लास्ट क्लास बताया था, एक्स वाई के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। एक्स वाई के साथ 90 बनाएगा, वाई जेड के साथ कितना, 90 बनाएगा। एक्स जेड के साथ क्या बनाएगा, 90 बनाएगा। इसलिए इनको बोला जाता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स या ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स भी बोला जाता है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स। तो कई बार बुक में ऐसा लैंग्वेज आता है और बच्चे समझ नहीं पाते, है ना। सो ऑर्थोगोनल या रेक्टेंगुलर का मतलब है जो कंपोनेंट्स है ये आपस में कितने एंगल बनाना चाहिए, 90 डिग्री एंगल बनाना चाहिए। ओके, इसको आप ध्यान में रखो। तो ये चीज आप नोट डाउन कर लेना, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, सो जब भी आपको ऑर्थोगोनल वर्ड दिखेगा सो आप परपेंडिकुलर सोच लेना। ठीक है, यस, चलिए कोई बात नहीं। इसके अलावा हम और एक चीज़ जो है वो भी आप नोट डाउन कीजिए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और एक नोट में मैं आपको पोजीशन वेक्टर, एक पोजीशन वेक्टर को हम कैसे डिफाइन करें। पोजीशन वेक्टर नॉर्मली ये हम मैकेनिक्स में यूज़ कर सकते हैं या पूरी फिजिक्स में कहीं पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। सो मैं अभी ना एक पोजीशन वेक्टर को हम कैसे डिफाइन करें, इसके नाम से क्या मालूम पड़ रहा है कि ये ना एक पार्टिकल का पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, सो बाय दिस वेक्टर वी कैन एक्सप्रेस, वी कैन रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल। आप बेटा सोचिए, स्कूल में आप कोई भी पॉइंट का जो पोजीशन है वो आप कैसे डिटरमाइन करते थे। यस, आप कोऑर्डिनेट्स के द्वारा डिटरमाइन करते थे। कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट आपने सुना होगा, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, वही है ना। आप जो कोऑर्डिनेट सीख रहे थे, आज हम क्या कर रहे हैं, उस कोऑर्डिनेट्स को लेके एक वेक्टर बना रहे हैं और कोऑर्डिनेट्स को लेके जो वेक्टर बनेगा हम उनको क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर। ओके, यस। सो जैसे कि ये आप देखिए, अगर आपको पोजीशन वेक्टर डिटरमाइन करना है तो आपको एक एक्सिस के रिस्पेक्ट डिफाइन करना पड़ेगा। एक्सिस 2D में हो सकता है, 3D में हो सकता है। सपोज मैं एक 3 डायमेंशनल एक्सिस ले लिया, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास लिया था, याद कीजिए। ये कौन सा एक्सिस, सपोज ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है, और ये क्या है, ओरिजिन है। ओरिजिन का मतलब एक रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस एक्सिस और रेफरेंस पॉइंट, है ना। यस, तो ये जो है
ये जो एक्सिस मैंने ड्रॉ किया, ये 3 डायमेंशनल एक्सिस है और हम एक पार्टिकल, सपोज एक पार्टिकल जो है ना, वो स्पेस में उड़ रहा है, वो स्पेस में उड़ रहा है ना? समझ पा रहे हैं? जैसे कि बर्ड है, एक बर्ड है, एक पक्षी है, वो हवा में उड़ रहा है, ऐसा आप सोच लीजिए, और हम उसका पोजीशन को डिटरमाइन करना चाहते हैं, है ना? या कोई एरोप्लेन उड़ रहा है, सपोज ये कि एरोप्लेन है, ओके, जो कि हवा में उड़ रहा है। अगर आप उसका पोजीशन डिटरमाइन करना है, सो ये देखो, एरोप्लेन का ये जो फाइटर प्लेन है ना? सो फाइटर प्लेन का कोऑर्डिनेट्स सपोज आपको दिया है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स आपको दिया है, लेट दिस बी एक्स कमा वाई कमा जेड। सो कोई भी इंस्टेंट पे ये फाइटर प्लेन के कोऑर्डिनेट्स है, तो हम चाहते हैं उस फाइटर प्लेन का पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे कि मैं आपको बताया, अगर आपको पोजीशन रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या करेंगे, आपको डिफाइन करना पड़ेगा पोजीशन वेक्टर। ध्यान में रखो, जो पोजीशन वेक्टर है, जो पोजीशन वेक्टर है ना, पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन के रिस्पेक्ट डिटरमाइन होता है, करेक्ट? बिकॉज ऑब्जर्वर यहां खड़ा है, जैसे कि आपने इसको ग्राउंड में फिक्स कर लिया, हम ऐसे सोच लेते हैं ये जो एक्सिस है उसको हमने ग्राउंड में फिक्स कर लिया है ना, और एक आदमी यहां खड़ा है, ओरिजिन में खड़े होके उस एरोप्लेन को देख रहा है। सो दैट मीन्स हमारे लिए जो पार्टिकल है वो कौन है, एरोप्लेन है, और हम किसका रिस्पेक्ट देख रहे हैं, ओरिजिन का रिस्पेक्ट देख रहे हैं। ऑब्जर्वर कहाँ है, ऑब्जर्वर ओरिजिन पे है और एरोप्लेन को देख रहा है, जिसको देख रहा है एरो हेड उसका ही होगा। आप जिसका पोजीशन वेक्टर डिटरमाइन करना चाहते हैं, एरो हेड उस तरफ होगा, तो पोजीशन वेक्टर हमेशा उसको पॉइंट आउट करना पड़ेगा, ओके? जिसका पोजीशन चाहिए उसको पॉइंट आउट करेगा। तो ये जो वेक्टर बन गया है, इसको मैं लिखूंगा आर वेक्टर, एंड दिस इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर। समझ पा रहे हैं? यस। तो आप बड़ी आसानी से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो। आप पोजीशन वेक्टर को ऐसे लिखना पड़ेगा आपको कि एक्स आई कैप, देखिए क्योंकि वेक्टर है, ये वेक्टर है, इसका भी तीनों कंपोनेंट्स आएगा, है ना? जैसे कि मैं आपको बताया, तीनों ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स आएगा, तीनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आएगा। एक कंपोनेंट कौन सा होगा, एक्स आई कैप, है ना, जो कि उसका एक्स डायरेक्शन में पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा। समझ पा रहे हैं? सिमिलरली वाई जे कैप जो है वो वाई डायरेक्शन में पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा, और जेड के कैप ये जेड एक्सिस में पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा। सो दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल। इसको आप ध्यान में रखिए। तो ये पोजीशन वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है, ओके? यस। सो अभी कैसा है, जैसे हम मैकेनिक्स में जो पढ़ाई करेंगे ना, तो मैकेनिक्स में हमें एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर करके एक्सप्रेस करना है ना? जब हम डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्रेस करेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को एक्सप्रेस करेंगे, उस वक्त आपको ये पोजीशन वेक्टर को हेल्प लेना पड़ेगा। तो कई सारे जगह में आपको पोजीशन वेक्टर को लेके क्वेश्चन दिए रहेंगे, ओके बेटा? तो इसको ध्यान में रखिए, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ये छोटे छोटे नोट्स पहले मैं बता देता हूँ, उसके बाद हम आगे, तो आज का क्लास में हम वेक्टर को प्रोडक्ट करने वाले हैं, थोड़ा वेट करो, है ना? थोड़ा वेट करो और देखो ये छोटी छोटी चीजें। तो पहले मैंने क्या बताया कि इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोलते हैं, ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स बोलते हैं, फिर बाद में मैंने पोजीशन वेक्टर डिफाइन किया, है ना? और अभी अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो आप पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं, पोजीशन वेक्टर से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। कैसे, इसको आप नोट डाउन कर चुके हैं। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि ये फाइटर प्लेन का एक पर्टिकुलर जगह में हमने उसका पोजीशन फाइंड आउट किया, है ना? बट अगर ये फाइटर प्लेन एक जगह से और एक जगह चला जाए, जैसे कि ये देखो आप, ये है 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, करेक्ट? ओके। सपोज एक फाइटर प्लेन है, जैसे कि ये फाइटर प्लेन है ना? एक फाइटर प्लेन है, वो ना जो है हवा में उड़ रहा है, फाइटर प्लेन हवा में उड़ रहा है, और उड़ते उड़ते वो कहां से कहां गया। यस, फाइटर प्लेन ऐसे उड़ने लगा और ये ना ऐसा घूम फिर के यहां पहुंच गया। देखो, तो ये इसका एक्चुअल पाथ है, हम जिसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। मैंने आपको पहले से बताया था कि जो एक्चुअल पाथ है, एक्चुअल पाथ क्या है, डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट पाथ, है ना? करेक्ट? तो ये जो है फाइटर प्लेन का एक्चुअल पाथ है, पर शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, ये है शॉर्टेस्ट पाथ। सोचिए, मैंने अगर ये पॉइंट का नाम ए दे दूं, दैट मींस ए पॉइंट से शुरू किया,
बी पॉइंट पे खत्म हो गया और आपको उसके कोऑर्डिनेट्स मालूम है, जैसे कि आपको मालूम पड़ गया है कि ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट सपोज x1 y1 एंड z1 और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 एंड z2, ऐसा आपको कोऑर्डिनेट्स दिया है। तो आप कुछ नहीं है, ए पॉइंट का जो है ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आप डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। जैसे कि मैं आपको अभी भी बताया कि पोजीशन वेक्टर के लिए क्या करना पड़ता है, एरो हेड हमेशा उस पार्टिकल की तरफ दिखाना पड़ता है ना। सो एरो हेड उस तरफ और एरो का टेल जो है ना इस तरफ। क्यों टेल इस तरफ ना, उस तरफ ऑब्जर्वर है, जिस साइड ऑब्जर्वर है उस तरफ एरो का टेल रहेगा, है ना। यस, तो आप जिसका पोजीशन निकाल रहे हैं एरो हेड उस तरफ रहेगा, जिसके रेस्पेक्ट निकाल रहे हैं, जिसका रेस्पेक्ट मींस ऑब्जर्वर कहां है, ऑब्जर्वर ग्राउंड में है और हमने ग्राउंड में इस फ्रेम को अटैच कर दिए हैं, तो इसका रेस्पेक्ट है तो टेल उस तरफ रहेगा। सिमिलरली बी पॉइंट का बी पोजीशन वेक्टर आप इसे डिटरमाइन कर सकते हैं। सो ये जो एरो बनाया दिस विल रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ बी वेक्टर। सोचिए ये ए वेक्टर का पोजीशन वेक्टर या बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, दोनों पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपके सामने है, ए पॉइंट का भी और बी पॉइंट का भी। और आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? सोचिए, आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ है। डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ है। शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब क्या कि जैसे ये देखो, ये जो वेक्टर मैंने बनाया, ये जो वेक्टर मैंने अभी भी बना रहा हूं, क्या आप उसको डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं? यस, वही है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये तो एक्चुअल पाथ है ना, ये क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ है। तो डिस्प्लेसमेंट को मैं ना ऐसे दिखाया, इसका डायरेक्शन क्या दिखाया, ए टू बी दिखाया, बिकॉज पार्टिकल ए से बी चला जा रहा है, एरोप्लेन ए से बी चला जा रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट को हम एक अलग सा सिंबल लेंगे, उसको इस तरह ए वेक्टर में रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो देखो बेटा, यहां पे आप एक रूल लगा सकते हैं, क्या एक वेक्टर ट्रायंगल नहीं है? यस, यहां पे एक वेक्टर ट्रायंगल बन चुका है। किसको लेके वेक्टर ट्रायंगल बना है, आर ए को लेके, डिस्प्लेसमेंट को लेके और आर बी को लेके। तो ये दोनों पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन्होंने मिलकर एक ट्रायंगल को कंप्लीट किया। जब आप ट्रायंगल रूल लगाते हैं सो आपको किस वेक्टर को किसके साथ ऐड करना पड़ता है, याद कीजिए, किसको किसके साथ ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए दोनों वेक्टर के लिए कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, बार बार आपको बताया कि आप ऐड कर सकते हैं उसी वेक्टर को जो सेम ऑर्डर में होंगे। सेम ऑर्डर में कौन से वेक्टर है, यस आप सही सोच रहे हैं। यहां पे आर ए का हेड को डिस्प्लेसमेंट का टेल मिला हुआ है ना, कॉम्बिनेशन याद होगा ना आपको। सो आर ए का हेड को डिस्प्लेसमेंट का टेल मिला हुआ है, जब हेड के साथ टेल मिल जाएगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, सेम ऑर्डर, है ना। और जब हेड से हेड मिलेगा तो हम क्या बोलेंगे, अपोजिट ऑर्डर, है ना। तो कौन कौन सेम ऑर्डर में, ये सब सही सोच रहे हैं। आर ए वेक्टर प्लस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सेम ऑर्डर में, जो सेम ऑर्डर में है उनको हम ऐड कर देंगे। तो फाइनली क्या मिलेगा आपको, जो अपोजिट ऑर्डर में वो मिल जाएगा। कौन है अपोजिट ऑर्डर में, बी। और बी जो है बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर वो अपोजिट ऑर्डर में है। यस, तो हमें कौन सा रूल हेल्प किया, यहां पे हमें ट्रायंगल रूल हेल्प किया। सो ये जो हम लिखे हैं ना, दिस इज फ्रॉम ट्रायंगल लॉ या ट्रायंगल रूल, उससे हम इसको एक्सप्रेस किए हैं। फाइन, ओके। तो अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो फाइनली आपको चाहिए था जो, वो तो मिल गया है। आपको चाहिए था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सो दिस विल बी इक्वल्स टू आर बी, मतलब फाइनल पोजीशन। ये क्या है, इनिशियल पोजीशन, ये क्या है, फाइनल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस क्या, इनिशियल पोजीशन वेक्टर। फाइन, तो इस तरीके से आप फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन को सब्ट्रैक्ट करके, वेक्टर सब्ट्रैक्शन करके आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। ओके, यस। चलिए, जैसे कि सपोज मैं आरबी को एक्सप्रेस करना चाहता हूं तो मैं कौन सा कोऑर्डिनेट का हेल्प लूंगा, यस x2 y2 z2 उनका हेल्प लूंगा। आपको मालूम है कि हम x के पास i क्या j क्या k क्या उसके साथ लिखना पड़ता है, बिकॉज विदाउट डायरेक्शन वेक्टर का कुछ मतलब नहीं है। तो मुझे आर बी को क्या लिखना पड़ेगा, so यहाँ पे आर बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना है ना, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। यस, सिमिलरली आर ए वेक्टर इज इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। और बस आप इसको पुट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर देना, उससे आपको मिलेगा पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने से मिलेगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फाइन,
इसको आप ध्यान में रखिए। सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। इसको भी हम ध्यान में रखेंगे, ये भी हमें काम में आएगा। ठीक है, तो आप जब सब्ट्रैक्ट करते हो ना, आप कॉमन लेके भी सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। हम इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। थोड़ा नीचे लिख लो अगर आप चाहते हैं, सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। देखो बेटा, हम इससे ना इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे x2 i कैप, यहाँ पे x1 i कैप, x2 i कैप से x1 i कैप क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो x2 i कैप से ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो आप ऐसे लिख सकते हो x2 माइनस x1 इंटू आई कैप, ऐसा आप लिख सकते हो। x2 i कैप माइनस x1 i कैप। उसके बाद क्या, y2 j कैप माइनस y1 j कैप। तो क्या लिखूंगा, यस y2 माइनस y1 इंटू क्या, j कैप, j कैप प्लस सिमिलरली z2 माइनस z1 इंटू क्या, k कैप। ओके बेटा, यस। So this is how we can represent, we can express displacement vector from position vector. ओके, तो पोजीशन वेक्टर फिजिक्स में कई सारे जगह में आपके यूजफुल होंगे, इसलिए मैं उसके बारे में आपको बता दिया। ओके फाइन, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। सो धीरे धीरे वेक्टर जो चैप्टर जो है उसमें कई सारे टॉपिक्स कवर अप होते जा रहे हैं। सो हम धीरे धीरे आखिरी स्टेज में पहुंच रहे हैं, है ना। सो हमें फाइनली जो वेक्टर में सीखना है वो क्या है, फाइनली क्या सीखना है, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। आज के क्लास का इंपॉर्टेंस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर को लेके हैं। ओके, सो अगर आपके पास कुछ बुक्स है, कुछ मटेरियल्स है, आप ना वेक्टर का प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट कर दीजिए। वेक्टर के क्वेश्चंस का जो सॉल्विंग है उसको स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो वो क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे ना, तो आपको डाउट्स आएगा, डिफिकल्टीज आएगा, और आप उसको बेफिक्र मेरे पास भेजते रहिए। आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मुझे फ़ोन कीजिए, आपका ऑलरेडी नंबर जा चुका है। आपको बार बार हम मैसेज के थ्रू, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू, है ना, ये जो आपको भेजा जा रहा है ना, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू हम भेज रहे हैं। तो उस नंबर जो है, जो हेल्पलाइन नंबर है, उसको यूज़ करो। ठीक है ना, यूज़ करके डाउट्स पूछते रहिए। ठीक है, ओके फाइन। चलो कोई बात नहीं, ये सारे डिस्कशन हो गया, कुछ छोटे मोटे डिस्कशन था, कंप्लीट होने के बाद अब हम स्टार्ट कर देंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। सो आप देखिए सामने प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर को मैंने कितने प्रकार में डिवाइड किए हैं। मल्टीप्लिकेशन, आप बचपन में एडिशन सीखे थे, बचपन में आपने एडिशन सीखा था, आप सब्ट्रैक्शन सीख रहे थे, मल्टीप्लिकेशन सीख रहे थे, डिवीजन सीख रहे थे, है ना। वो जो आपने सीखे हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बचपन में स्कूल में जब छोटे छोटे बच्चे थे, कब, फर्स्ट स्टैंडर्ड, कब सीखा था आपने? तो आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सीखा था क्या? नहीं सीखा था, यस। पर वो किसका सीखा था? यस, एक दिन बोला था मैं आपको, वो आपने वेक्टर का नहीं सीखा था, वो आप स्केलर का सीखे थे, स्केलर का। पर ये सारे जो ऑपरेशन आप यूज कर रहे हैं, ये जो अलजेब्रा आप पढ़ रहे हैं ना, ये किसका है? वेक्टर का है। इसको वेक्टर अलजेब्रा बोलते हैं। ठीक है, सो वेक्टर अलजेब्रा में जो नेक्स्ट पार्ट है वो है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। सो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर जो है, ये बेसिकली दो टाइप ऑफ प्रोडक्ट जो है उसको डिफाइन किया गया है। जो मैथमेटिशियन है उन्होंने दो प्रकार के प्रोडक्ट डिफाइन किए हैं, और दोनों ही हमारे लिए यूजफुल है, दोनों ही फिजिक्स में यूजफुल है। जिसमें से फर्स्ट इज कॉल्ड एज डॉट प्रोडक्ट और सेकंड इज कॉल्ड एज क्रॉस प्रोडक्ट। एक डॉट प्रोडक्ट है और एक क्रॉस प्रोडक्ट है। देखो स्केलर में ऐसे नहीं होता, स्केलर में हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन। उसका रूल्स है, उसका भी रूल्स है, बट वो अलग है ना, उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। ये पूरी तरफ से वेक्टर ऑपरेशन है, ये वेक्टर को लेकर ऑपरेशन होने वाला है। ओके बेटा, सोचिए, अगर मैं सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन करना चाहूं तो मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं? दैट मीन्स हम सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन तो कर लें, वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। चलिए डॉट प्रोडक्ट का शुरुआत कर देते हैं, डॉट प्रोडक्ट का शुरुआत कर देते हैं। इसमें इस प्रकार से मैथमेटिक्स में इस प्रकार से डिफाइन किया गया है, या जो मैथमेटिशियन है उन्होंने इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन किया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, एक डॉट सिंबल यूज किया जाता है, और क्रॉस प्रोडक्ट में क्रॉस सिंबल यूज होता है। आपके लिए थोड़ा नया होगा, है ना, अब नया नया चीजें पढ़ रहे तो नया ही लगेगा ना, तो बिल्कुल नया नया चीजों को सीखने को लेके आप ऐसा क्या बोलते हैं, दूर दूर मत होना। नया नया चीज़ों को सीखने के लिए दूर दूर मत होना, है ना। कई बार बच्चे ना ऐसा हरकतें करते हैं, वो स्कूल वाला आदत उनका बना रहता है ना, स्कूल वाला जो मेथोडोलॉजी है, जो पढ़ाई का मेथड्स है, जो पढ़ाई है, उससे वो
एक्वेंटेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम जब नया-नया ये सारी चीज़ें लर्न करते हैं, स्कूल से हटके कई सारे नया चीज़ें लर्न करते हैं, कई डेप्थ चीज़ें लर्न करते हैं, तो बच्चे कई बार जो है वो उससे दूर-दूर हो जाते हैं। उनको लगता है अरे ये सब चीज़ क्या आ गया है, हम तो स्कूल में ये सब चीज़ों को पढ़ रहे थे, ये नया-नया चीज़ें क्या आ रहा है? नहीं, नहीं ऐसा नहीं। अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हो, अगर आपका एम कुछ अच्छा है ना? कुछ अच्छे लेवल पे जाना चाहते हो, तो आपको ये सारे एग्ज़ाम्स कैसे क्लियर करेंगे? आप जेईई, नीट, केवीपीवाई, ओलंपियाड ऐसे एग्ज़ाम कैसे क्लियर करेंगे? नया-नया चीज़ें सीख कर ही क्लियर करेंगे। इनफैक्ट आपको पहले से बताया था कि नेचर को ही हमें सीखना है। नेचर में जो एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, नेचर में जो सिचुएशंस है उसको एक्सप्लेन करना है, वही तो फिज़िक्स है, वही तो साइंस है ना? तो हमेशा उल्टा आप क्यूरियस हो जाइए। आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी भर-भर के रहना चाहिए। नया-नया चीज़ों को सीखने का जो इच्छा है, जो जिज्ञासा है, वो आपके अंदर होना चाहिए, है ना? यस, सो ऐसा ही एक नया चीज़ों को साथ में लेकर आ गए हैं। ये है डॉट प्रोडक्ट। ये सब जो है ना आपको कुछ बेसिक मैथमेटिक्स सिखाया जा रहा है। कुछ मैथमेटिकल टूल्स पहले सिखाया जाएगा जो कि फिजिक्स में बार-बार यूज़ होने वाले हैं। आपको ये बताया गया था, ठीक है ना? सो डॉट प्रोडक्ट को इस तरीके से डिफाइन किया गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू डेफिनेशन कुछ ऐसा है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड इनटू पी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ओके, हम ना इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सिंबल मैं बार बार यूज कर रहा हूं, इस सिंबल के द्वारा आपको मॉड मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। सो आप सिंपली ऐसा भी लिख सकते हैं, ऊपर का डायरेक्शन हटा दिया, ए इंटू बी इंटू क्या, कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। ओके, तो ये ए डॉट बी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, डॉट प्रोडक्ट का ये डेफिनेशन है। फाइन, यहां पे थीटा क्या है? थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड क्या, वेक्टर बी। समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से अगर हम डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन कर लिए हैं तो ये है उसका डेफिनेशन जो आपको अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए। ये हम बार बार फिजिक्स में यूज करने वाले हैं, इसको आप इग्नोर मत करना। अभी भी आज भी जो कुछ हम डिस्कस करेंगे, जो कुछ भी हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसमें ये हमारे लिए बेसिक फॉर्मूला होगा, ये हमारे लिए फंडामेंटल फॉर्मूला होगा, इसको ही यूज करके हम आगे बढ़ेंगे। करेक्ट? तो ये आपके लिए डिफाइन कर दिया गया है डॉट प्रोडक्ट को। सो डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आ रहा है। ओके बेटा, थोड़ा सा ना वाइजली ये जो एक्सप्रेशन है इसको ध्यान दो, वाइजली ध्यान दीजिए। ओके, क्या दिख रहा है आपको? ये दोनों फैक्टर को हमने डॉट प्रोडक्ट तो किया, बट डॉट प्रोडक्ट करने के बाद जो मिला है उसको आप वाइजली फोकस कीजिए। ए एक वेक्टर है, बी और एक वेक्टर है। दोनों वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करने के बाद जो कुछ आपको मिला है राइट हैंड साइड में, क्या वो वेक्टर है? क्या वो वेक्टर है? बिल्कुल ही नहीं है। कहां है डायरेक्शन? क्या आपको राइट हैंड साइड में कहीं पे आपको डायरेक्शन दिख रहा है? कुछ डायरेक्शन का तो कोई सिंबल ही नहीं है। यहां तो ये तो ए का मैग्नीट्यूड है, ये तो बी का मैग्नीट्यूड है। कॉस थीटा तो एक नंबर है, आपको मालूम है कि कॉस 30 √3/2 होता है, कॉस 60 हाफ होता है। ये तो एक नंबर है ना? नंबर मीन स्केलर। तो जो कुछ भी आपको राइट हैंड साइड दिख रहा है ये सब कुछ स्केलर है, ये विदाउट डायरेक्शन है। इससे क्या मालूम पड़ा कि मैथमेटिशियन ऐसा एक प्रोडक्ट डिफाइन किए हैं जिसके द्वारा हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? वो वेक्टर नहीं मिलेगा, वो क्या मिलेगा? स्केलर मिलेगा। जबकि हमने डॉट प्रोडक्ट वेक्टर को किया, डॉट प्रोडक्ट वेक्टर को किया, बट हमको जो रिजल्ट मिला ना वो वेक्टर नहीं मिला, वो क्या मिला? स्केलर मिला। ये इस प्रोडक्ट का स्पेशलिटी है। इसलिए ये जो रिजल्ट मिला है दिस इज स्केलर। हम इसको लिख सकते हैं, ये पूरी तरफ से ये स्केलर है। ये जो है ना, ये क्या है? ये क्या है? ये है स्केलर। हम इसको स्केलर ही बोलेंगे। और क्योंकि स्केलर बोलेंगे इसलिए डॉट प्रोडक्ट को ऑल्सो हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। कई बार आप देखा होगा कि डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट बोला जाता है। तो कोई बात नहीं, डॉट प्रोडक्ट के ब्रैकेट में ही लिख देते हैं स्केलर प्रोडक्ट। समझ पा रहे हो? यस। चलो कोई बात नहीं, अगर आपकी डेफिनेशन समझ में आ गया है, मैं एक छोटे से एग्जांपल दे रहा हूं, या आप जानते हैं, आप उसको जानते हैं इसलिए मैं दे रहा हूं, है ना? बेटा सुनो, आप स्कूल में पढ़ते टाइम, आपने स्कूल में जो पढ़ाई कर रहे थे तो उसको मैं एग्जांपल तरीके से दे रहा हूं, और उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम क्या है? वर्क। वर्क है, वर्क।
क्या बेटा आपको पता है कि आपने वर्क को कैसे डिफाइन किया था? स्कूल को याद करो। जब बच्चे को बोलते वर्क क्या है, बच्चे बोलते वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना? बच्चे क्या बोलते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऐसे बोल देते हैं। अरे वो इनटू नहीं है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट से नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं है। जो आप बचपन में जो मल्टीप्लिकेशन सीखा था ना, वो मल्टीप्लिकेशन नहीं है, है ना? एक्चुअली वर्क जो है, वर्क को कैसे डिफाइन किया गया मालूम? वर्क को ऐसे डिफाइन किया गया है, वर्क इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड क्या? डिस्प्लेसमेंट। एफ किसका सिंबल है? फोर्स का है। एस किसका सिंबल है? डिस्प्लेसमेंट का है, जिसको मैंने अभी भी क्या किया? डिफाइन किया है। समझ पा रहे हैं? यस। तो ऐसे बोलना ठीक नहीं रहेगा, ऐसे बोलना ठीक नहीं रहेगा कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके बेटा? ऐसे आगे मत बोलना कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नहीं, वर्क क्या है? स्केलर या वेक्टर है? वर्क क्या है? वर्क स्केलर है। देखो, ये जो वर्क है ना, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। दोनों वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करने के बाद जो स्केलर आया, उस स्केलर का नाम क्या है? वर्क है। यस। तो कोई पूछेगा व्हाट इज वर्क, तो आप क्या बोलेंगे? डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ऐसे बोलना पड़ेगा। खाली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऐसे बोलने से आप गलत बोल रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, अगर इसको हम एक्सपैंड करते हैं, दैट मीन्स इसको हम आगे समझते हैं, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा ना? फोर्स एफ, फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू, फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू क्या? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। यहां पे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है। जब स्केलर के बेस में मल्टीप्लिकेशन होगा ना, तो आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जैसे कि मैं बोलूंगा 2 इंटू 4, तो आप इसको वेक्टर मल्टीप्लिकेशन नहीं बोलोगे ना? क्या बोलोगे? नहीं। 2 इंटू 4 क्या है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो कितना आएगा? 8, जो आपने बचपन में सीखा था, वो मल्टीप्लिकेशन है। सो दैट मीन्स यहाँ पे फोर्स का मैग्नीट्यूड इंटू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होगा। तो एफ एस इंटू क्या? कॉस थीटा, कॉस थीटा। ये वाला डेफिनेशन यूज कर रहे हैं ना? यस। ए बी कॉस थीटा, यहाँ पे क्या? एफ एस कॉस थीटा। ये है वर्क। मैं वर्क को डब्ल्यू में सिंबलाइज कर सकता हूं। तो ये है एक एग्जाम्पल, वर्क। जैसे वर्क को डिफाइन किया गया है ना, वैसे पावर को भी डिफाइन किया गया है। सो वर्क क्या है? एफ एस कॉस थीटा है। खाली फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट नहीं है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू उनके बीच का एंगल है, कॉस थीटा है। यस। ऐसा और एक एग्जांपल है, हम जिसको बोलते हैं पावर। जैसे वर्क को डिफाइन हुआ ना, ऐसे हम पावर को डिफाइन कर सकते हैं। वो भी एक स्केलर है। जो पावर है ना, वेक्टर नहीं है, वो भी एक स्केलर है। इन सब फिजिकल क्वांटिटी का कोई डायरेक्शन नहीं होता ना, इसलिए हम इनको स्केलर बोलते हैं। पावर को कैसे डिफाइन किया गया मालूम? पावर कैसे डिफाइन किया गया? फोर्स डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट नहीं, फोर्स डॉट प्रोडक्ट वेलोसिटी। जब फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वर्क मिलेगा। सिमिलरली फोर्स को वेलोसिटी से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? पावर मिलेगा। ये पावर का डेफिनेशन है। ऑल्सो पावर का डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब बोलोगे यार स्कूल में तो हमने ये नहीं सीखा था। स्कूल में आपने क्या सीखा था? रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब वर्क डन बाय टाइम। बात सही है, आपका बात भी सही है। आप उसको टाइम में डिवाइड करो, इसको टाइम में डिवाइड करो, तो ये आता है क्या? नहीं, सोच लो आप। अगर आप वर्क को टाइम में डिवाइड कर देंगे तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। तो पावर को आप फोर्स डॉट वेलोसिटी लिख सकते हैं। तो जब फोर्स डॉट वेलोसिटी लिखेंगे, आप इसको एक्सपैंड करोगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? एफ इंटू भी इंटू कॉस थीटा। सो दीज आर द सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ स्केलर। ऐसा इतना ही नहीं, बहुत सारे एग्जांपल्स है। तो जब भी आपको स्केलर को एक्सप्रेस करना है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना है, और वो स्केलर अगर कोई वेक्टर से रिलेटेड है, तो आप उन वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा। ओके, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट करने से हमेशा स्केलर मिलता है। समझ पाया? यस। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अगर आपके डेफिनेशन समझ में आ गया तो कुछ स्पेशल नोट आपको करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। सोचिए, आपको मैंने यूनिट वेक्टर के बारे में क्या बोला था? व्हाट इज यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर वो है जिसका, जैसे कि आपको मालूम है कि हम ए वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं? ए को लिख सकते हैं ए इंटू क्या? ए कैप, ए इंटू ए कैप।
ये क्या है मैग्नीट्यूड, ये क्या है डायरेक्शन, इसको हमने क्या बोला था यूनिट वेक्टर बोला था। आपको मालूम है इसका जो मॉड आएगा ना वो कितना आएगा 1 आएगा। कोई भी यूनिट वेक्टर है उसका मॉड क्या आएगा 1 आएगा। तो इसलिए मैं अगर ओके सो आई कैप डॉट जे कैप को मैं कैसे एक्सप्रेस कर रहा था, आई कैप का मॉड इंटू जे कैप का मॉड, मतलब बी का मॉड मींस बी की जगह क्या आ गया जे कैप आ गया है ना। आप ना बिल्कुल पैरेलल इसको भी देखिए और इसको भी देखिए, तो मुझे वैसे ही करना पड़ेगा बिकॉज वो डेफिनेशन है। सो आई कैप का मॉड इंटू जे कैप का मॉड इंटू क्या कॉस थीटा। यस कौन बोलेगा कि आई कैप और जे कैप उसके बीच एंगल क्या है, उसके बीच एंगल क्या है 90 डिग्री है, बिकॉज आई कैप एक्स एक्सिस में है और जे कैप कौन सा एक्सिस में है वाई एक्सिस में, एक एक्स में और एक वाई में, तो एंगल कितना आएगा 90 आएगा। सो दैट मीन्स cos 90 जो है आप तो जानते हैं, आप जानते हो cos 90 क्या होता है 0। जब cos 90 0 होता है ना तो ये क्या हो जाएगा, आई कैप का मॉड कितना है 1, जे कैप का मॉड कितना है 1, cos 90 कितना है 0, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिलेगा 0 मिलेगा। इससे क्या मालूम पड़ा कि अगर दो वेक्टर है या दो यूनिट वेक्टर है जिनके बीच एंगल 90 हो गया ना, अगर वेक्टर के बीच एंगल 90 हो गया ना तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा हमेशा 0 आएगा। सिमिलरली अगर मैं लिखूंगा जैसे आई जे लिखा वैसे लिखूंगा जे कैप डॉट के कैप। के कैप कौन सा एक्सिस में था, के कैप था जेड एक्सिस में, तो ये वाई एक्सिस में ये जेड एक्सिस में, वाई और जेड के बीच एंगल कितना है 90, एक्स वाई के बीच 90, वाई जेड के बीच 90 और जेड एक्स के बीच में भी क्या है एंगल 90 है। सो दैट आपको वैसे ही लिखना पड़ेगा जे कैप का मॉड है ना इंटू के कैप का मॉड इंटू कॉस 90, ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। सिमिलरली आई, तो इससे क्या मालूम पड़ा, इससे प्रूफ हो गया है कि अगर आप अलग अलग यूनिट वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करते हैं जो कि ऑर्थोगोनल है, जिनके बीच एंगल 90 डिग्री है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या मिलेगा 0 मिलेगा। सो दैट आप एक कंक्लूजन में पहुंच गए हैं। हम कौन से कंक्लूजन में पहुंच गए हैं, आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट क्या के कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट आई कैप। ऐसे अलग अलग यूनिट वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट किया तो क्या मिला 0। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो कुछ प्रॉपर्टी है जो मैं डॉट प्रोडक्ट का एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझ में आ गया। यस पर अगला चीजों को आप ध्यान दीजिए। अगर आप ये ध्यान में आ गया है सो अभी देखिए कि मैं क्या किया हूं, आई कैप को डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं उसी आई कैप के साथ। कुछ भी हम सोच सकते हैं ना, यस हम ऐसे सोच रहे हैं तो क्या होगा, एक बच्चा सोच रहा है नहीं मैं आई को जे में डॉट नहीं करूंगा, मैं आई को आई से डॉट करूंगा, उसी को उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट करूंगा। यस कर लेगा, कैसे करेगा, सामने तो फॉर्मूला है, डेफिनेशन तो है, उसको यूज कर लेना पड़ेगा। ये डेफिनेशन देखिए आई कैप का मॉड जो भी वहां पे एक्सप्रेशन है उसकी यूज करना है। आई कैप का मॉड इनटू क्या आई कैप का मॉड, बिकॉज बी की जगह पे आई कैप आ गया, ए की जगह पे आई कैप आ गया, इनटू कॉस। क्या मैं एंगल को 0 लिखूं, यस क्योंकि ये और ये एक ही डायरेक्शन है। आपको मालूम है कि जब डायरेक्शन सेम हो जाएगा, जब दो वेक्टर के डायरेक्शन सेम हो जाएंगे तो उनके बीच एंगल कितना होता है 0। डायरेक्शन अपोजिट है तो एंगल कितना होता है 180। मैं पहले से बोल रखा हूं, इसको ध्यान में रखो। सो ये क्या हो जाएगा आई कैप का मॉड 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, इसका मॉड भी क्या है 1 और cos 0 भी कितना है 1 है, तो 1 इंटू 1 कितना हो गया 1 हो गया। इससे क्या मालूम पड़ा कि उसी यूनिट वेक्टर को उसी के साथ अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा। यस तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकला कि आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1। उसी के साथ अगर आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आपको हमेशा 1 मिलेगा। इस बात को भी ध्यान में रखना। ये सारी चीजें हम अप्लाई करने वाले हैं, है ना, ये कोई सिंपल थ्योरी नहीं है, ये सारी वही थ्योरी है जो हमको इसको एप्लीकेशन करना है। सबसे बेसिक डेफिनेशन तो वो है, उसको लेके सारे डिस्कशंस हो रहे हैं, देख रहे हो ना आप। यस चलिए कोई बात नहीं, अगर आपको ये समझ में आ गया है इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। सो अपना जो ओरिजिनल डेफिनेशन है उसको थोड़ा रहने देते। ओके बेटा, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो चलिए हम क्या करेंगे, और एक चीज भी हम लिख सकते हैं, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या लिखेंगे। आपको मालूम है कि आप ए वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के टर्म में आप क्या लिख सकते हो, एक्स आई कैप एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस क्या ए जेड के कैप लिख सकते हैं ना। यस सिमिलरली बी वेक्टर, क्योंकि हमने दो वेक्टर लिया ना,
तो हम चलिए कुछ अलग तरीके से एक्सप्रेस करें। हमारा मन कर रहा है कि चलो अरे हमने के रिजोल्यूशन वाला मेथड सीखा था कि ए को ऐसा एक्सप्रेस कर सकते हैं, बी को भी ऐसा एक्सप्रेस कर सकते हैं। उस तरीके से सोचे तो डॉट प्रोडक्ट के बारे में हम क्या सोच पाएंगे, है ना? ऐसा तो वो सोच के हम लिख रहे हैं। तो बी वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। पढ़ने का मतलब क्या है? पढ़ने का मतलब है अलग अलग डायरेक्शन में काम करना, अलग अलग डायरेक्शन में सोच के काम करना। चलिए हम इस डायरेक्शन से इसको लिख रहे हैं। अगर ऐसा लिख रहे हैं और हम चाहते हैं ए को बी में डॉट प्रोडक्ट कर दिया जाए तो क्या होगा? इसमें तीन टर्म है, इसमें भी तीन टर्म है, बिकॉज हम 3D में रिजॉल्व कर रहे हैं, 3 डायमेंशन में रिजॉल्व किए हैं। यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है। चलिए उनको लिख लेते हैं। तो क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, पूरा लिख लेना। डॉट प्रोडक्ट किसके साथ हो रहा है? बी एक्स, इसको कहां लिखूं? यहां लिख लो। सो बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ओके, सो डॉट प्रोडक्ट क्या? बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। समझ पा रहे हैं? देखो, तो ये दोनों को डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो कितने टर्म्स आएंगे? बहुत ही सिंपल है, इसमें तीन टर्म है, इसमें तीन टर्म है, तो हर किसके साथ डॉट प्रोडक्ट होगा ये तो आप जान चुके हैं। ये तो बचपन में आपने किया। कैसे बचपन में कर रहे थे, आपको याद नहीं क्या? आप बचपन में ऐसे कर नहीं रहे थे कि कुछ टर्म को और कुछ टर्म से मल्टीप्लाई करना? आपको याद होगा कि अगर मैं लिखा हूं एक्स प्लस वाई इंटू पी प्लस क्यू, वो बचपना याद करो, कैसे लिख रहे थे आप कैसे लिख रहे थे? यस, पहले एक्स पी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना, प्लस एक्स क्यू प्लस वाई पी प्लस वाई क्यू। यही चीजें मैं यहां पे करने वाला हूं, वही करने वाला हूं। वैसे कोई बड़ा चीजें नहीं कर रहा हूं, हाँ, थोड़ा आराम आराम से समझो। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना, इसको इससे करना, इसको इससे करना, इसको इससे करना, तो चार टर्म आ गया नहीं? जब इसमें दो है, इसमें दो है तो 4 आया। अब इसमें क्या है? 3 है, इसमें 3 है, तो कितना आएगा? 9 टर्म्स आएगा। 9 टर्म कौन सा आएगा? यस, काम करते रहना, काम करते रहना। पहले क्या करेंगे हम? इसको इसके साथ डॉट करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे, है ना? तो हमें टर्म क्या आएगा? जब इसको इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, इसको इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, इसको इसके साथ भी डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो वैल्यूज क्या मिलेगा? हमें वैल्यूज क्या मिलेगा? उसको मैं ना यहां पे लिख रहा हूं। ओके, इसको भी मिटा देता हूं। ओके बेटा, सो हम आगे बढ़ते हैं। तो ए डॉट बी हम निकालना चाहते हैं। सो ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा? इस स्टेप का आगे हम यहां बढ़ गए हैं, तो अच्छे से देखिए। ए डॉट बी क्या होगा? पहला टर्म ए एक्स बी एक्स, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? ए एक्स बी एक्स, ए एक्स बी एक्स, इसको ना इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो ए एक्स बी एक्स ब्रैकेट में क्या आएगा? आई कैप डॉट आई कैप। सही है? फिर प्लस ए एक्स किसके साथ? बी वाई के साथ, तो क्या लिखूंगा? ए एक्स बी वाई, तो ब्रैकेट में क्या लिखा? आई कैप डॉट जे कैप। फिर एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, एक्स को डॉट प्रोडक्ट इससे करेंगे, तो पहला अगला क्या लिखूंगा? प्लस ए एक्स इंटू बी जेड, क्या मिलेगा? आई कैप डॉट के कैप। सब कुछ सही लिखा गया है ना? देखो, एक्स का काम खत्म कर दिया है ना। चलो अभी ए वाई का काम शुरू करते हैं। जैसे एक सभी के साथ डॉट प्रोडक्ट हुआ, ऐसा ही ए वाई भी सभी के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा क्या? नहीं? यस। तो फिर आप लिख लो ना, अगला आप क्या लिखोगे? प्लस, यस, क्या लिखेंगे? ए वाई का काम शुरू हो गया, तो ए वाई को सबसे पहले बी एक्स से डॉट प्रोडक्ट करो, ए वाई को बी वाई से, ए वाई को बी जेड से, ऐसे लिखना पड़ेगा, है ना? सो ए वाई इंटू बी एक्स, यहां लिखा जे कैप डॉट क्या? आई कैप। ठीक है? प्लस क्या? ए वाई बी वाई जे कैप डॉट जे कैप प्लस ए वाई बी जेड क्या लिखना पड़ेगा? जे कैप डॉट के कैप। समझ में आ गया? यस। एक्स का काम खत्म, ए वाई का काम खत्म, आखिर में कौन है? ए जेड। तो ए जेड जो है उसका स्टार्ट कर देते हैं। सो क्या लिखना पड़ेगा? प्लस ए जेड
ए जेड इंटू बी एक्स। पहले ए जेड को बी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, के कैप डॉट आई कैप, ठीक है, प्लस ए जेड बी वाई के कैप डॉट जे कैप प्लस ए जेड बी जेड के कैप डॉट क्या के कैप। सभी को समझ में आ रहा है? यस। तो सारे टर्म में लिख चुका हूं, सारे टर्म लिख लिया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने टर्म्स है? 9 टर्म्स है। आपको बोला था यस 9 टर्म आएगा, 9 आना ही चाहिए बिकॉज इसमें तीन हर कोई हर किसी से डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, फॉर्मूले नीचे लिखे हुए हैं। हमने कुछ फॉर्मूला बनाया था कि अलग अलग को डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 0 मिलेगा, सेम को डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 1 मिलेगा। देखा आपने? उसको यूज करेंगे अभी हम, ये आप यूज करना है। तो जो 0 होगा तो कई सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। यस। कौन से 0 होंगे? ये देखो आई कैप डॉट आई कैप, आई कैप डॉट आई कैप कितना 1 आता है ना, ये एग्जिस्ट करेगा। ये क्या आई कैप डॉट जे कैप है, ये क्या आई कैप डॉट के कैप है, ये क्या जे डॉट आई है, जे डॉट के है, ये तो सब 0 हो जाएंगे। तो कौन से टर्म एग्जिस्ट नहीं करेंगे? जब ये 0 हो जाएगा ना, ये जब 0 हो जाएगा तो 0 को आप किसी से मल्टीप्लाई करो, जैसे कि ये क्या है? 0 है, ये 0 है, ये क्या है? 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 0 है। 0 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। तो टर्म एग्जिस्ट नहीं करेंगे, है ना। तो 0 को किसी से मल्टीप्लाई करूंगा 0 हो जाएगा और रहेगा नहीं, तो ये टर्म नहीं रहेगा, है ना। ये टर्म नहीं रहेगा, ये टर्म नहीं रहेगा, ये टर्म नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा। ये सारे टर्म्स जो है 0 हो गए हैं। समझ पा रहे हैं? तो 0 को अगर मैं ax by इंटू 0 लिखूं तो 0 ही तो होगा ना। अरे 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो 0 तो आएगा। तो अच्छा ये क्या है? ये क्या है? 1 है। इसका जो वैल्यू है ना, ये कितना है? 1 है। जे कैप डॉट जे कैप 1, के कैप डॉट के कैप 1, है ना। 1 होने की वजह से 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो वही मिलेगा ना। तो अगला स्टेप में मैं क्या लिखूंगा? नेक्स्ट स्टेप में मुझे लिखना पड़ेगा ax bx इंटू 1 प्लस, ये देखो ये टर्म मिलेगा, उसके बाद कौन सा मिलेगा? ये मिलेगा। ये क्या मिलेगा? ए वाई बी वाई इंटू 1 प्लस ये वाला आखिरी वाला टर्म क्या मिलेगा? ए जेड बी जेड इंटू 1। तो फाइनली एक बहुत ही सिंपल सा एक्सप्रेशन मिल गया, है ना। तो अगर आपको वेक्टर को ऐसे कंपोनेंट के तरीके से दिया है, दैट मींस ऑर्थोगोनल कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के टर्म में दिया है, तो आपको ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। अभी ना आपको और एक यूजफुल फॉर्मूला डॉट प्रोडक्ट के लिए मिल चुका है। अब इसको मिटा देता हूं, इसी का ही हेल्प लेके हम इसको इस एक्सप्रेशन को डिराइव कर चुके हैं, करेक्ट। सो फाइनली ये फॉर्मूला भी हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया है। ए डॉट बी इज इक्वल, हम क्या लिख सकते हैं? ए एक्स बी एक्स प्लस क्या? ए वाई बी वाई, है ना। एक्स को बी एक्स से मल्टीप्लाई करो, ए वाई को बी वाई से, और ए जेड इंटू बी जेड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी हम फ्रीक्वेंटली यूज करने वाले हैं फिजिक्स में। ये सब फ्रीक्वेंटली फिजिक्स में यूज करने वाले हैं, इसको आप ध्यान में रखो, इसको अच्छे से लिख लीजिए। ओके। सो ये सब थ्योरीज जो आपको सिखाया जा रहा है, आप इसको अच्छे से सीख लीजिए और इसको प्रॉब्लम में अप्लाई कीजिए। हाँ, अप्लाई करते रहिए। सो डॉट प्रोडक्ट देखो, वैसे भी यहाँ पे कोई डायरेक्शन दिख रहा है आपको? नहीं, ये भी मैग्नीट्यूड, ये भी मैग्नीट्यूड, ये भी मैग्नीट्यूड, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई आई कैप नहीं है, जे कैप नहीं है, के कैप नहीं है। तो ये क्या है? ये पूरी तरफ से क्या है? स्केलर। ये स्केलर है, ये कोई वेक्टर नहीं है, है ना। यस। जबकि इंडिविजुअल वेक्टर था, ये एक वेक्टर था, ये वेक्टर था। वेक्टर होगा तो आपको आई कैप, जे कैप, के कैप ये सब दिखेगा, डायरेक्शन दिखेगा। इसमें है क्या? ऐसे कुछ नहीं है। तो आखिर में जो मिला है वो वेक्टर नहीं है, वो क्या है? स्केलर है। ओके। तो ये सारी चीजें को लेके डिस्कशन चल रहा है, तो फिर मैं इसको भी मिटा देता हूं। अभी हम क्या करेंगे? कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस लेंगे और उस क्वेश्चन से भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा, कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं। तो कुछ प्रॉब्लम्स ले लेते हैं। ओके बेटा, देखो फर्स्ट क्वेश्चन, बीच में एक ऐसा क्वेश्चन ले रहा हूं। आपको ना एक वेक्टर दिया है, सपोज ए वेक्टर दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ऐसे दिया है। ए वेक्टर दिया है, ओके, दीज आर गिवन वेक्टर्स। ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर भी दिया है। बी वेक्टर दिया है माइनस आई कैप,
माइनस आई कैप प्लस एन एन जे कैप, माइनस आई कैप प्लस एन जे कैप, बस बी वेक्टर इतना दिया है। सोच लो आप, अब सोचिए, गिवन ये दिस टू वेक्टर्स आर गिवन, और क्वेश्चन क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन का कौन से वैल्यू के लिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन ए वेक्टर will be perpendicular, a vector will be perpendicular to b vector। क्वेश्चन का मतलब समझिए, आपको a वेक्टर दिया है, आपको b वेक्टर दिया है, और b वेक्टर में एक अननोन क्वांटिटी दे दिया है, एक अननोन दे दिया है। कौन सा अननोन? n इज ए अननोन, है ना, एक अननोन दे दिया है। क्या पूछ रहा है कि n क्या होना चाहिए, ये जो नंबर है ना, ये क्या होना चाहिए ताकि a b को क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। सोचिए क्या आप आइडिया लगाओगे, आप में से कौन इस पे आइडिया लगाएगा, क्या सोच पाएंगे, क्या किसने सोच पाया कि n का वैल्यू क्या होना चाहिए ताकि a वेक्टर b वेक्टर को परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर हमेशा सोचो, हमेशा क्वेश्चन में ऐसे कोई वर्ड्स रहते हैं जिस वर्ड्स आपको रास्ता दिखा देंगे, है ना, क्वेश्चन ही आपका रास्ता दिखाएगा। और वर्ड ये है, ये वर्ड देखो, परपेंडिकुलर। अरे परपेंडिकुलर होने से क्या होगा, आपको तो मालूम है कि डॉट प्रोडक्ट में कौन सा थीटा है, कॉस थीटा है। डॉट प्रोडक्ट क्या है, ए डॉट बी क्या है, ए बी कॉस थीटा, कॉस 90 कितना है, 0 है ना, वहां से आपको रास्ता दिख रहा है, वो आपका रास्ता दिखा रहा है। सो परपेंडिकुलर का मतलब है थीटा 90 होगा और कॉस 90 क्या है, 0 है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यस, आप सही सोच रहे हो, कुछ बच्चों ने सोच लिया होगा, है ना। सो इसलिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे करेंगे, इसका आंसर कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। हम सोल्यूशन ऐसे करेंगे कि सिंस, हम ऐसे लिखेंगे, since vector A is perpendicular, vector A is perpendicular to vector B, perpendicular का सिंबल ऐसे दिया है, अगर perpendicular है so therefore A dot B क्या होगा, A dot B क्या होगा, A का मॉड इंटू B का मॉड इंटू cos, एंगल कितना 90 डिग्री, cos 90 क्या है, 0 है। इससे मालूम पड़ा कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है। समझा? आप बोलोगे वो बात तो सही है, डॉट प्रोडक्ट तो 0 हो गया, पर मुझे तो n चाहिए, मैं n कैसे निकालूंगा? तभी तो हमने ये फॉर्मूले को डिराइव किया, ये फॉर्मूला डिराइव हो चुका है, इसको आप यूज कर लीजिए। इस फॉर्मूला में ax भी है, bx भी है, ay, by, az, b0 सारे चीजें जो वहां पे आपको दिख रहा है। बताइए, यहां पे आपको a वेक्टर दिया है, b वेक्टर दिया है, बोलिए कि ax कितना है। इस डायग्राम को देख के आप बता सकते हैं, ये जो इंफॉर्मेशन दिया है, कौन बोलेगा ax कितना है। अब इस सबको मैं मिटा लेता हूं। सो a डॉट बी 0 तब हो जाएगा जब a वेक्टर b वेक्टर को परपेंडिकुलर हो जाएगा। फॉर्मूला आपके सामने है a डॉट b का, उसका हम यूज करेंगे, तो हम वही लिखेंगे कि a डॉट बी 0 का मतलब क्या है। इसका मतलब है, मैं यहां लिख लेता हूं, इसका मतलब है कि x bx प्लस क्या, ay by प्लस az bz इज इक्वल टू 0। बस वैल्यू पुट करो, 0 कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। तो बताइए कि यहाँ पे ए वेक्टर अगर ऐसा है सो फिर ए एक्स कितना है, इसको देख के बताइए एक्स कितना है। एक्स तो आई कैप का कोफिशिएंट है, एक्स तो आई कैप का कोफिशिएंट है, कितना है, 2 है। ए वाई कितना है, जे कैप का कोफिशिएंट 3 है। ए जेड कितना है, के कैप का कोफिशिएंट 4 है। ये सब आपको दिख रहा है ना। सो ए एक्स, ए वाई, ए जेड, उसी प्रकार से बोलिए बी एक्स कितना है, बी एक्स है आई कैप का कोफिशिएंट कितना है, 1 या -1, यस -1। आई कैप का कोफिशिएंट कितना है, -1 है, खाली माइनस आई कैप लिखा ना, तो -1। चलिए बी वाई कितना है, n, बिकॉज जे कैप का कोफिशिएंट क्या है, n, जो हमारे लिए अननोन है ना, वो अभी इन्वॉल्व हो जाएगा। और बी जेड कितना है, 0 क्यों, क्योंकि यहाँ पे के कैप है ही नहीं। गिवन इंफॉर्मेशन में बी वेक्टर में के कैप ही नहीं है, बी वेक्टर के कैप नहीं है, सो बीजेड को क्या लेना, 0 ही लेना। यस, चलो यहां पे पुट कर लेते हैं, सारे वैल्यूज पता है। सो दिस इंप्लाइज दैट ए एक्स कितना है, 2 है। सो यहां से देख के मैं लिख लूं, सो 2 इंटू, सोचिए एक्स टू बी एक्स -1, सो 2 इंटू -1 प्लस ए वाई 3 बी वाई एन, सो क्या लिखूंगा, 3 इंटू एन। ए जेड 4, बीजेड कितना, 0, बीजेड तो है ही नहीं, 0 है, सो इज इक्वल टू 0।
अब आपका काम हो गया, आपका काम कर दिया, मैंने आपका काम कर दिया, आप भी मेरे काम करो, बस ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो घर में, ऐसे ऐसे क्वेश्चन और ज्यादा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, आपका तब भी जाकर प्रैक्टिस होगा। ये तो पहली बार आप सीख रहे हो, है ना। आपके स्कूल में इसका कोई नाम निशान नहीं था, स्कूल में 9-10 स्टैंडर्ड में ये सब चीजें नहीं था। तो अगर आप इसने अगर कोई फाउंडेशन कोर्स किया होगा थोड़ा बहुत, उसको थोड़ा थोड़ा मालूम होगा, बट ज़्यादातर बच्चे जो है स्कूल में इसको नहीं पढ़ते हैं, इसलिए आप इसको ना अच्छे से फोकस्ड होके देखिए, अच्छे से ध्यान दीजिए। हम्म? हम्म। तो क्या मिलेगा आपको? -2। सो दिस इंप्लाइज दैट -2 + 3n = 0। तो यहाँ से 3n कितना आ गया? 2। दिस इंप्लाइज दैट n = 2/3, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। Yes. तो कभी भी आगे ध्यान में रखिए, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, if two vectors are perpendicular then their dot product will be 0। इसको मैं इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर देता हूं, इसको ध्यान में रखिए कि if two vectors are perpendicular then their dot product must be 0। इसको आप ध्यान में रखिए। चलो बेटा, हम और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस ले सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें कई सारे एप्लीकेशंस हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा अगला क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 था डॉट प्रोडक्ट को लेके, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कैसे देना चाहता हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन क्या दिया है देख लीजिए। सो सेकंड क्वेश्चन, उसमें इंफॉर्मेशन ऐसे दिया है कि एक पार्टिकल को लेके ये इंफॉर्मेशन दिया है। पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट 1, -2, 3, 2, पॉइंट बी जिसका कोऑर्डिनेट -3, 2, 1, यहां से वहां गया, करेक्ट। अंडर इफेक्ट ऑफ a force, under effect of a force is equal to, ये आपको दे दिया है 3i कैप प्लस 4k कैप, ऐसे दिया है। हमेशा ना क्वेश्चन को बराबर तरीके से समझना जरूरी है, बिकॉज क्वेश्चन आपका रास्ता दिखाएगा। एक पार्टिकल मूव कर रहा है, कहां से? ए पॉइंट से बी पॉइंट को मूव कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए फोर्स जिसको आपको दे दिया है ना। सो क्वेश्चन क्या है? calculate work done by this force। जो फोर्स दिया है ना, उसका वर्क डन कैलकुलेट कर दीजिए। देखो बेटा, अभी भी मैंने आपको बताया था कि स्कूल में आप वर्क डन को क्या बोलते थे? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वो मत सोचना, ऐसे मत सोचना। वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, वर्क डन फोर्स का डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट के साथ होता है। That means work is equal to force vector dot product with displacement vector। हाँ? ओके, सो वो आइडिया हम यहां पे लगाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको बस उस फॉर्मूला यूज करना है कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखो, जैसे आपने देखा इसको कोऑर्डिनेट वगैरह दिया है, आई कैप जे कैप दिया है, जैसे क्वेश्चन देगा आप वैसे ही काम करोगे ना, आप अलग रास्ते में नहीं सोच सकते। जैसे दिया वैसे ही काम करो। आपको इनिशियल पोजीशन दिया है, आपको फाइनल पोजीशन दिया है, तो मैंने आपको बताया नहीं अभी, आपको क्या बताया था? यस, क्या बताया था? याद करो। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? डिस्प्लेसमेंट के लिए आप क्या करोगे? फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन को सबट्रैक्ट कर दोगे। यस, तो हम वही काम करेंगे। फोर्स तो ऑलरेडी हमको दे दिया है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, फोर्स इज गिवन। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना है? फाइनल पोजीशन वेक्टर ए से बी को गया, तो ए क्या हो गया? इनिशियल, बी क्या हो गया? फाइनल। सो आर बी वेक्टर माइनस क्या? आर ए वेक्टर। अभी भी लिखा था, याद है क्या आपको? यस। कौन बोलेगा कि आर बी वेक्टर मतलब बी पॉइंट को देख के लिखना पड़ेगा, है ना। सो बी पॉइंट को देखो और बताओ कि जो फाइनल पोजीशन वेक्टर है उसको आप कैसे लिख सकते हैं। अभी तो बोला था पोजीशन वेक्टर क्या है? क्या है पोजीशन वेक्टर? एक्स आई क्या प्लस वाई जे क्या प्लस जेड के क्या। बस कोऑर्डिनेट्स को ही आई कैप जे कैप के कैप से मल्टीप्लाई कर दो, आपको पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। तो मैं आर बी वेक्टर को क्या लिखूं? आर बी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू, इसको देख रहा हूं तो मुझे लिखना पड़ेगा -3 आई कैप -3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 1 के कैप, मतलब खाली के कैप। ये आर बी वेक्टर, इसको देख के लिखा। सिमिलरली आर ए वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं आई कैप -2 जे कैप, बिकॉज 1 -2 3 प्लस क्या 3 के कैप। समझ पा रहे हैं? यस।
तो फाइनल पोजीशन वेक्टर से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको नॉर्मल सब्ट्रैक्शन जैसे ही करना है। ओके, तो इससे जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो आपको देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या मिलेगा, आप इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। तो आप क्या लिखोगे, -3i प्लस 2j प्लस क्या k, इससे ब्रैकेट देते रहना, हाँ, इससे आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है, दैट मीन्स i -2j प्लस 3k। ओके बेटा, अब आप बताइए क्या करेंगे, -3i और -i पता है ना कैसे करते हैं, -3i कितना हो गया, -4i, ठीक है, -3k -i -3i -4i प्लस 2j, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, है ना। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस 2j कितना हो गया, +4j, ऐसे लिख सकते हो। पर ये k है और ये ना 3k है, और एक बाहर माइनस साइन है, तो क्या होगा, ये k है और ये माइनस ऑफ क्या 3k है, तो क्या हो गया, -2k। समझ में आया सभी को। इससे आपको मिल गया है डिस्प्लेसमेंट मिल गया। फोर्स तो पहले से दिया है, अभी आपको क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। ओके, सो बस इसको डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, सो देयरफॉर वर्क डन, वर्क इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, वैल्यूज पुट कर देते हैं। फोर्स क्या दिया है, यस फोर्स यहां दिया है 3i प्लस 4k। देखो फोर्स में कोई j है ही नहीं, है ना। सो इसको हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट जो अभी हमको मिला, क्या मिला, -4i प्लस 4j -2k। ओके बेटा, देखो बस इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट करना है। अभी तो आपको एक फॉर्मूला मैंने बता दिया था डॉट प्रोडक्ट का, है ना। कौन सा फॉर्मूला, ax bx प्लस ay by प्लस az bz, वो फॉर्मूला लगा सकते हैं, यस। तो वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, बिकॉज यहाँ पे कंपोनेंट फॉर्म में है, तो क्या होगा, ये या तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो, या तो एक एक खोलो, आपको खोलना पड़ेगा इसको, है ना। तो बेटर है कि हमने फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं ना, उसको डायरेक्टली यूज करते हैं। कौन सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये है कि fx इंटू sx, इसके हिसाब से ax bx वाला, है ना, प्लस क्या लिखेंगे, fy इंटू sy प्लस fz इंटू sz इज इक्वल टू, बताओ fx कितना है, fx मतलब क्या, i आपका कोफिशिएंट, है ना। तो fx जो है कितना होगा, 3, ये क्या fx है, और sx मतलब -4, समझ पा रहे हो ना। तो जैसे कि बच्चे नए नए 10th स्टैंडर्ड से आगे आते हैं ना, तो उनको थोड़ा थोड़ा डिफिकल्टीज होता है, तो मैं बेटर है कि इसको ना ऐसे लिख लूँ, पहले फॉर्मूला ही लिख लूँ। देखो क्या लिखूंगा, fx sx प्लस fy sy प्लस fz sz, बस इसमें वैल्यूज पुट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना, इसलिए मैं थोड़ा सा सारे स्टेप्स दिखा रहा हूं। ओके, तो बताइए कि fx कितना है, आपको फोर्स वेक्टर दिया है, फोर्स कितना दिया है, फोर्स दिया है 3i प्लस 4k। तो कौन बताएगा fx कितना है, यस 3 है, fx मींस i का कोफिशिएंट, प्लस सॉरी fy कितना है, कौन बोलेगा fy कितना है, 0 क्यों है, बिकॉज j है क्या f में नहीं है, फोर्स में j नहीं है ना, तो इसलिए मुझे fi को 0 लिखना पड़ेगा। सिमिलरली fz कितना है, यस 4, इसमें j होता तभी तो उसका कोफिशिएंट आता ना, j है ही नहीं, तो आप इसको क्या लिखोगे, 0 लिखोगे। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट आपको क्या मिला, यस हम निकाल चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट कितना, -4i प्लस 4j -2k। तो बताओ sx कितना है, यस -4, डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट -4 है, i का कोफिशिएंट, sy कितना है, j का कोफिशिएंट कितना है 4, sz कितना है, k का कोफिशिएंट कितना, -2। समझ में आया। तो थोड़ा सा ना आपको इलाबोरेटली बताया, है ना, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं इसको इलाबोरेटली बता दिया आपको। अब तो आप आराम से निकाल सकते हो। आपको चाहिए वर्क का ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कहां से आया, हम पहले से डिराइव कर चुके हैं, तो इसको डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। सो देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू fx sx, fx कितना है, 3 है, sx कितना है, -4 है, सही है, प्लस fy कितना है, fy तो 0 है, fy इंटू sy कितना है, 4 है, प्लस fz कितना है, 4 है, इंटू sz कितना है, -2 है। तो इससे आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम वर्क निकाल सकते हैं।
दैट मीन्स पार्टिकल इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को गया और जिस फोर्स उस पर एक्ट हो रहा था फोर्स भी आपको दिया है और आपको उसी फोर्स का वर्क डन चाहिए था और आपको इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करना पड़ेगा। फाइनल आंसर क्या है? -12 + 0 -8 है ना, -8। तो क्या मिला आपको? ये मिला है -20 जूल। अगर आप एसआई सिस्टम में लिखेंगे तो -20 जूल आएगा। ठीक है, सो दैट ओके बेटा, पिछला क्वेश्चन लिख लिया, समझ में आ गया, बट कंफ्यूजन है उस क्वेश्चन में जो आपने अभी सॉल्व किया, वर्क डन किस में आया? नेगेटिव में आया। जो मैं बता रहा था कि नेगेटिव कैसे हो सकता है, क्या वर्क डन नेगेटिव का कुछ मीनिंग है, वर्क डन पॉजिटिव का कुछ मीनिंग है? कई बार बच्चे ना अजीब अजीब सोच अपने मन में क्रिएट करते हैं। बच्चों को ना ऐसे फीलिंग्स आता कि अरे सर ने तो बोला था कि नेगेटिव साइन तो जो है वेक्टर में यूज होता है और वर्क एक स्केलर है, तो वर्क डन कैसे नेगेटिव में आ रहा है? ओके, ऐसा क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है। जैसे कि आप बोलोगे अरे सर ने तो बताया था कि आई कैप का मतलब क्या है और माइनस आई कैप का मतलब क्या है ना? आई कैप का मतलब है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस और माइनस आई कैप का मतलब है नेगेटिव एक्स एक्सिस। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? अपोजिट डायरेक्शन। बच्चे ये सोच के वो कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चों को लगता है कि टीचर जो है ना हमको बोला कि वेक्टर में नेगेटिव साइन का मतलब क्या है? अपोजिट डायरेक्शन, और यहां तो डायरेक्शन नहीं है, ये तो स्केलर है। अभी अभी हमने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया? वो वर्क वाला क्वेश्चन सॉल्व किया ना, तो वर्क डन कितना मिला? -20 जूल मिला। तो -20 को लेकर आप परेशान हो गए हैं। आप बोलोगे अरे वर्क डन तो स्केलर है, तो यहाँ पे माइनस साइन क्या कर रहा है, माइनस साइन क्यों आ रहा है? तो उस पर थोड़ा डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए ध्यान दीजिए, क्या होता है कि माइनस साइन आ सकता है। ओके, स्केलर में भी माइनस साइन आ सकता है। उसका मतलब क्या है? देखो बेटा, cos थीटा पॉजिटिव कब होता है? cos थीटा पॉजिटिव तब होता है जब थीटा एक्यूट होता है। एक्यूट मतलब क्या? थीटा 90 से लेस। अगर थीटा 90 डिग्री से कम है तो cos थीटा क्या आएगा? पॉजिटिव आता है। और अगर cos थीटा पॉजिटिव आएगा तो डॉट प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आएगा, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन में ए बी cos थीटा है। आज तो हमने डिराइव किया, सॉरी आज हमने डिफाइन किया। ओके, सो इस तरीके से डिफाइन किया। और अगर cos थीटा नेगेटिव है, cos थीटा नेगेटिव कब आएगा? जब थीटा क्या आएगा? ऑप्टिव एंगल आएगा। अगर थीटा 90 से ज्यादा है, 90 डिग्री से ज्यादा हो गया ना, तो cos थीटा नेगेटिव हो जाएगा। और cos थीटा नेगेटिव होने से ना a डॉट b क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। सो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि दोनों वेक्टर के बीच में एंगल एक्यूट है या ऑप्टिव है। समझिए बात को, अगर एक्यूट एंगल है तो फिर डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ऑप्टिव एंगल है तो नेगेटिव आएगा। उस बात को ध्यान में रखिए। इसलिए हम जैसे कि एक एग्जांपल लेना चाहेंगे, उस वर्क डन के लिए एक एग्जांपल लेना चाहेंगे। क्यों वर्क डन में नेगेटिव साइन आया या कब आता है? सोचिए, सपोज आप क्रिकेट ग्राउंड में है। क्रिकेट ग्राउंड में आपने बॉल को जो है ना यूं ऊपर फेंक दिया। किधर फेंका? ऊपर फेंका। जैसे कि इस मार्कर को, ये मार्कर को मैं ऊपर फेंक रहा हूं, तो क्या हो रहा है? ऊपर फेंक रहा हूं। ऊपर फेंकते टाइम ना उसका स्पीड कम हो रहा है। क्यों ना? मैंने फेंका ऊपर, ग्रेविटी उसको नीचे खींचा, है ना? वो न्यूटन वाली बात याद करो। एप्पल पेड़ के नीचे उसने, न्यूटन ने क्या किया? बैठा था, उसने एप्पल को देखा। एप्पल को देखा, क्या देखा? एप्पल नीचे गिर गया है। उसने सोचा, तो उसने ग्रेविटी को डिस्कवर किया। तो हर बार आपका सोच बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भी इस तरीके से सोचिए, जब हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं, ऊपर जब फेंकते हैं उसका स्पीड क्यों कम होता है? और जब बॉल को ड्रॉप करते हैं ना, उसका स्पीड क्यों बढ़ता है? जैसे इस मार्कर को मैं ड्रॉप कर रहा हूं, इसका स्पीड क्यों बढ़ रहा है? व्हाई? सोचना चाहिए। हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटी खींच लिया, बढ़ गया। यस, बात तो सही है। थोड़ा सा ना उसको वर्क सेंस से भी हम समझ सकते हैं। जब फोर्स सेंस में लिए हैं, थोड़ा सा उसका वर्क डन बेसिस पे कैसे एक्सप्लेनेशन होगा सोच लीजिए। अगर आप बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, सोचिए बॉल को आपने ऊपर फेंका, सपोज आपने यू स्पीड से ऊपर फेंक दिया, उस पर जो फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है? नीचे एक्ट हो रहा है। दैट मीन्स आपका ग्रेविटी का अगेंस्ट में फेंक रहे हो ना, तो यहां पे वर्क डन क्या आएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव आएगा। क्योंकि बॉल का जो डिस्प्लेसमेंट है, जब बॉल ऊपर जाएगा तो बॉल का डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपवर्ड, और उस पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है उसके डायरेक्शन डाउनवर्ड। तो दोनों के बीच एंगल कितना है? 180। दैट मीन्स थीटा यहां पे 180 डिग्री है, और cos 180 कितना होता है? -1। इसलिए इस केस में वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क क्या आएगा ना? Fg इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos 180, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर है और फोर्स एक्ट हो रहा है नीचे, तो cos 180 -1 होने की वजह से यहां पे वर्क डन क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है।
समझ पा रहे हैं? तो वर्क डन नेगेटिव हो सकता है। अगर एंगल ऑप्टिस हुआ तो वर्क डन क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव वर्क का मतलब क्या है? मतलब तो बहुत ही सिंपल है कि हम किसी के अगेंस्ट में बॉडी को मूव कर रहे हैं, जैसे कि फोर्स नीचे लग रहा है ना, तो फोर्स का अगेंस्ट में हम बॉडी को डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो वर्क डन क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। वो फोर्स हो सकता है या उसके कंपोनेंट भी हो सकता है। सिमिलरली हम और एक सिचुएशन लेंगे जिसमें हम बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं। ये जो बॉल है ना, इसको ड्रॉप कर दिया गया है, ड्रॉप्ड। अगर इसको ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा? फोर्स भी नीचे लग रहा है और उसका डिस्प्लेसमेंट भी किधर? डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, फोर्स भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे। तो क्या हो गया बेटा बताओ? दोनों के डायरेक्शन सेम है, तो थीटा कितना होगा? 0। कॉस 0 कितना है? +1। कॉस 180 -1। ये सब ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल आपको देखना चाहिए। कॉस 180 -1, बट कॉस 0 कितना है? +1 है। अगर ये +1 हो गया ना, सो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos 0, ये तो पॉजिटिव में आ जाएगा। सो इसका मतलब है कि पॉजिटिव वर्क डन का मतलब क्या है? पॉजिटिव वर्क डन का मतलब है कि एक्यूट एंगल, फोर्स जिस तरफ एक्ट हो रहा है, बॉडी फोर्स को फॉलो कर रहा है, दैट मींस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट फोर्स को फॉलो कर रहा है। यहां पे बॉडी का डिस्प्लेसमेंट फोर्स के अगेंस्ट में है, तो वर्क डन क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। इस तरीके से कुछ स्केलर केस में भी हम प्लस माइनस साइन को यूज कर सकते हैं, कंफ्यूज मत होना। ओके, बट वेक्टर में तो एक्सक्लूसिवली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। वेक्टर में तो नेगेटिव साइन मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन। फाइन, चलेगा। तो होपफुली आप इस बात को समझ में लिए होंगे, है ना, कि वर्क डन कब नेगेटिव हो रहा है, कब पॉजिटिव हो रहा है। कुछ एग्जांपल के साथ मैं आपको बता दिया। चलिए कोई बात नहीं। यहां पे एंगल खाली 180 का बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऑप्टिक्स एंगल का बात कर रहा हूं मैं। बस इस एग्जांपल में जो है मैं एक्सप्रेस किया, यहां पे 180 है, वहां पे 0 है। ठीक है, सोचो अगर ये सब क्वेश्चन आपको समझ में आया है, सो अभी आपको डॉट प्रोडक्ट के बारे में और इंटेंस डिस्कशन करना चाहिए, आपको इंटेंस एप्लीकेशन करना चाहिए। घर पर भी आप डॉट प्रोडक्ट, जो टॉपिक आपको चल रहा है ना, आप उसके पीछे लग जाओ। डॉट प्रोडक्ट चल रहा है तो डॉट प्रोडक्ट के पीछे लग जाएंगे, उसकी थ्योरी को समझ लेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे ना, और टॉपिक में आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। और एक बार आपको कंफर्टेबल हो गए ना, तो आपको टेस्ट में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे कि हम आपके जो टेस्ट लेने वाले हैं, अगर ये लॉकडाउन पीरियड में अगर ऐसा रहा तो हमको ऑनलाइन टेस्ट लेना पड़ेगा। ऑनलाइन टेस्ट का हम डेट आपको डिक्लेयर करेंगे। उस ऑनलाइन टेस्ट में आपको अच्छे से परफॉर्म करना है। टेस्ट में अच्छे परफॉर्म करने का मतलब क्या है कि आपको जो टॉपिक पढ़ाई गया है ना, वो टॉपिक में आपका कंफर्टेबिलिटी बढ़िया होना चाहिए, है? यस। तो कंफर्टेबिलिटी कैसे होगा? खाली थ्योरी पढ़ने से नहीं होगा ना, आप ये सारी चीजें पढ़ोगे, सीखोगे, समझोगे और खुद प्रैक्टिस करेंगे। आपको अगर डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया गया और आपने डॉट प्रोडक्ट में आपने कुछ काम नहीं किया, तो आपको टेस्ट में फेस करना डिफिकल्ट हो जाएगा। खुद को करना पड़ता है। आप खुद कुछ प्रैक्टिस कीजिए, डॉट प्रोडक्ट लेके काम कीजिए, आप देखना आप उसमें कंफर्टेबल हो जाओगे। कोई भी टेस्ट आएगा ना, तो आपका वो क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा, नॉर्मली हो जाएगा। ओके, चलिए इस क्लास में आखिरी में एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए। क्वेश्चन में ये दे रहा है कि जो पैलोग्राम में, एक पैलोग्राम को रंबस कब बोलते हैं पता है आपको? पैलोग्राम को रंबस कब बोलेंगे? रंबस तब बोलेंगे जब उसके सभी साइड का लेंथ क्या होगा? सेम होगा, है ना? यस। सो क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट, क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट if angle between diagonals, angle between क्या? diagonals of a parallelogram, एक अच्छा क्वेश्चन है। प्रूव दैट इफ एंगल बिटवीन डायगोनल्स ऑफ ए पैलोग्राम इज इक्वल टू 90 डिग्री, कितना? इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन द पैलोग्राम, देन इट इज कौन? इट इज मतलब द पैलोग्राम इज रम्बस। देन द पैलोग्राम इज अ रम्बस। अब बोलिए ये बात तो सही है, ये आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, कि अगर एंगल बिटवीन डायगोनल ऑफ ए पैलोग्राम 90 है, अगर दो डायगोनल के बीच में एंगल 90 है, तो वो पैलोग्राम क्या हो जाएगा? रंबस हो जाएगा। ये आप पढ़ चुके हैं, है ना? बोलने का मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पे एक पैलोग्राम बनाएं, सो मैं पैलोग्राम का बात इसलिए कर रहा हूं बिकॉज मैं आपको पैलोग्राम
रूल सिखा चुका हूं। मैंने ही आपको पैराग्राम रूल सिखाया था और याद कीजिए क्या सिखाया गया था। इफ दिस इज ए वेक्टर एंड इफ दिस इज बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर को लेके हमने इस पैराग्राम को कंप्लीट कर दिया है। वेक्टर ए वेक्टर ए वेक्टर बी, ये भी क्या होगा वेक्टर बी, है ना, करेक्ट, यस। तो इस पैराग्राम के आपको कितने डायगोनल्स देख रहे हैं? यस, आप यहां पे 2 डायगोनल देख रहे हैं। तो दोनों डायगोनल में से आपको मालूम है एक डायगोनल क्या रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि ये डायगोनल जो है वेक्टर एडिशन को या सब्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला डायगोनल वेक्टर एडिशन को या सब्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ये सब चीजें, ये सब प्रीवियस क्लास में इसकी इंफॉर्मेशन आपको दिए जा चुके हैं, याद कीजिए। मैं क्या करता हूं, इस डायगोनल को D1 वेक्टर मान लेता हूं और जो दूसरे डायगोनल दिख रहे हैं ना, इसको D2 वेक्टर मान लेता हूं। आप याद कीजिए लास्ट क्लास हमने क्या किया था, हमने बताया था, हमने डिस्कशन किया था कि पैराग्राम में एक डायगोनल वेक्टर एडिशन को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरे डायगोनल वेक्टर सब्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। कौन है, किसको आप वेक्टर एडिशन में रिप्रेजेंट करेंगे? यस, D1 वेक्टर। देखो ए और बी सेम ऑर्डर में दिख रहा है, ए वेक्टर और बी वेक्टर सेम ऑर्डर में। सेम ऑर्डर का मतलब ए वेक्टर का हेड दूसरे का टेल से मिला हुआ है, तो ए का हेड से बी का टेल मिला हुआ है। अगर ए का हेड से बी का टेल मिला हुआ है, ये दोनों सेम ऑर्डर में, और D1 क्या है, रिवर्स ऑर्डर में। तो आप D1 वेक्टर को क्या लिख सकते हो, एक डायगोनल, दैट मींस D1 वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, करेक्ट। सिमिलरली D2 डायगोनल को आप क्या लिख सकते हैं, D2 डायगोनल को आप लिख सकते हो ए वेक्टर माइनस क्या, बी वेक्टर। आपको याद है क्या नहीं, क्यों इसको माइनस पे लिख सकते हैं? याद कीजिए, याद कीजिए, इसके पीछे ट्रायंगल रूल का ही एप्लीकेशन है। देखो ये D2 के लेके कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, दिख रहा है आपको, D2 वाला ट्रायंगल देखो। इसमें ये ट्रायंगल में कौन कौन सेम ऑर्डर में है, कौन कौन सेम ऑर्डर में, किसका हेड किसका टेल से मिला है? बी का हेड से D2 का टेल मिला हुआ है, बी का हेड से D2 का टेल मिला है। तो आप क्या करेंगे, बी को ऐड कर देना किसके साथ, D2 के साथ। हेड टेल कॉम्बिनेशन हुआ ना तो उसको ऐड करना पड़ता है। अरे हेड हेड कॉम्बिनेशन हो गया तो ये रिवर्स ऑर्डर में आ गया। जो रिवर्स ऑर्डर में आया वो क्या है, रिजल्टेंट है। दैट मींस बी को D2 से मल्टीप्लाई करने से कौन निकलेगा, ए निकलेगा। तो इज इक्वल टू क्या, ए वेक्टर। तो यहां से D2 वेक्टर कितना आ गया, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। मैं इसको रिपीट कर दिया, मैं ऑलरेडी लास्ट क्लास बताया था कि एक डायगोनल वेक्टर एडिशन को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा डायगोनल वेक्टर सब्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि आपको यहां पे दिख रहा है। सो बी वेक्टर प्लस D2 वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, जो मैं वहां पे लिखा हूं, समझ पा रहे हैं? यस। तो एक डायगोनल एडिशन और एक सब्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। हमें क्या बोला गया कि प्रूव दैट एंगल बिटवीन डायगोनल्स ऑफ ए पैराग्राम इज 90 इफ, अगर 90 है तो ये क्या बनेगा, रंबस बनेगा, रंबस, है ना। रंबस का मतलब क्या है, रंबस किसको बोलते हैं, जब साइड लेंथ इक्वल होता है, ए का मॉड इज इक्वल बी का मॉड। दैट मींस हमें क्या प्रूव करना है कि ए का मॉड जो है ना वो बी का मॉड से इक्वल हो जाना चाहिए। कैसे प्रूव करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे? आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है कि एंगल बिटवीन डायगोनल्स, मैंने बोला था ना क्वेश्चन से, क्वेश्चन का वर्डिंग से आपको पकड़ना पड़ेगा। एंगल बिटवीन डायगोनल्स कितना है, 90 डिग्री है। इसका मतलब कौन सा एंगल 90 डिग्री है? यस, D1 वेक्टर और D2 वेक्टर इनके बीच एंगल कितना, 90 है ना। सो इफ, इसका मतलब है गिवन, हमें दिया है गिवन, हम ये ले लेते हैं, ओके। या इफ, जो भी लिखा है, इफ क्या, इफ D1 वेक्टर परपेंडिकुलर है किसको, D2 वेक्टर के साथ। मैंने ये परपेंडिकुलर का सिंबल यूज किया है ना। इफ D1 इज परपेंडिकुलर टू D2, तो अभी भी तो आपको मालूम पड़ा कि D1 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, D2 के साथ क्या होगा, 0 होगा। थोड़ा सा डॉट प्रोडक्ट का आइडिया यूज हो गया है। दोनों वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। D1 का मतलब आपके सामने लिखा है, इसका मतलब क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए प्लस बी डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। समझ पा रहे हैं? यस। तो यहां पे दो तो टोटल 4 टर्म आएगा। पहला टर्म कौन सा आएगा, ए को ए से, फिर ए को बी से, याद है ना। तो क्या लिखूंगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, पहला टर्म है ना। अगला कौन सा आएगा, इसको इससे डॉट किया, इसको इससे डॉट करूंगे तो माइनस साइन, माइनस ए वेक्टर डॉट क्या, बी वेक्टर, करेक्ट। फिर प्लस कौन सा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, समझ पा रहे हैं। फिर प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस बी वेक्टर डॉट
बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। इसको खोल दिया तो 4 टर्म आ गया। अच्छा ए डॉट ए इसका मतलब क्या? ए डॉट ए का मतलब क्या? ए स्क्वायर। क्योंकि आप इसको जब ओपन करेंगे, देखो ए डॉट ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर कितना आएगा ना, ए का मैग्नीट्यूड वही डेफिनेशन इनटू ए का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस कितना 0, क्योंकि डायरेक्शन सेम है ना, वही वेक्टर है ना, तो एंगल कितना आएगा 0 आएगा। तो ये कितना आ गया, ए इंटू ए क्या हो गया, ए स्क्वायर इंटू 1 कितना आ गया, ए स्क्वायर। तो ए डॉट ए कितना आ गया, ए स्क्वायर, इसके बदले ए स्क्वायर आ गया। सिमिलरली बी डॉट बी कितना आ गया, सिमिलरली बी स्क्वायर। दैट मींस उसी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो ना, तो ये आएगा। समझ पा रहे? यस। तो ए डॉट ए को ए स्क्वायर लिखेंगे, बी डॉट बी को बी स्क्वायर लिखेंगे। अरे ये क्या, ए डॉट बी और बी डॉट ए ये क्या कुछ अलग है? नहीं, वो सेम ही है। जो ए डॉट बी है वही बी डॉट ए है, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। समझ पा रहे? यस। क्योंकि आप ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या, ए बी कॉस थीटा है ना। ए डॉट बी क्या है, ए बी कॉस थीटा। और बी डॉट ए लिखूंगा तो क्या होगा, बी डॉट ए क्या होगा, बी ए कॉस थीटा। तो वैल्यू तो सेम आएगा ना, क्योंकि आप राइट हैंड साइड में जो भी है वो स्केलर है, तो ए बी और बी ए सेम ही है, मैंने कोई डायरेक्शन नहीं है। सो दिस इंप्लाइज दैट ए डॉट बी इक्वल है किसके साथ, बी डॉट ए के साथ, है ना। ए डॉट बी इज इक्वल बी डॉट ए। ये वाली बात भी ध्यान में रखिए कि वेक्टर में जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, अगर आप उल्टा ऑपरेशन करोगे ना, तो आपको वैल्यूज क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। वो भी आपको इससे ध्यान में आ रहा है। समझ पा रहे हैं? यस। सो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे आपको आगे बढ़ जाएंगे ना, आपका आंसर आ जाएगा। सो ए डॉट बी इक्वल है बी डॉट ए के साथ, बिकॉज ये भी कॉस थीटा, ये भी कॉस थीटा। जब दोनों इक्वल है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना, है ना, नहीं? यस। सो ये सारी चीज को ध्यान में रखते हुए कि बी डॉट बी बी स्क्वायर है ना, बी डॉट बी बी स्क्वायर, ए डॉट ए क्या है, ए स्क्वायर, ये सारी चीजें आपको ध्यान में आ गया है। अब हम यहां से आगे चलते हैं। करेक्ट। इसको ऑल्सो बोलते हैं कम्यूटेटिव, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब है कि अगर आप उल्टा ऑपरेशन करते हैं तो आपको वैल्यूज क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। ए डॉट बी इक्वल है किसके साथ, बी डॉट ए के साथ, है ना। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव इन नेचर। इसको ध्यान में रखिए। सो तो इसलिए अब ये सारे वैल्यूज को जब हम यहां पे पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। सो यहां पे लिखना चाहता हूं, सो इसको हम मिटा देते हैं। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने आ गया है। सो कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है कि अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सो चलो अब ये स्टेप क्या हो जाएगा। सो देयरफॉर ये जो स्टेप है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, वापस यहां पे लिख सकते हैं। सो ए डॉट ए मतलब क्या, ए स्क्वायर, ए डॉट ए स्क्वायर माइनस ए बी कॉस थीटा प्लस बी ए कॉस थीटा माइनस क्या, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आ गया, ठीक है। अब ये दोनों क्या हो गए, कट गए। तो दिस इंप्लाइज दैट, क्या इंप्लाई कर रहा है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, विच इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी। हो गया प्रूफ। ये प्रूफ हो गया कि जो पैराग्राम है वो क्या है, एक रंबस है ना। सो ए इज इक्वल बी। सो ए इज इक्वल बी का मतलब क्या है कि जो हमने दो वेक्टर लिया था ना, दिस इंप्लाइज दैट ए वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू बी वेक्टर का मॉड। जब दोनों साइड इक्वल हो गया तो जो पैराग्राम था वो क्या बन गया, रंबस बन गया, है ना। तो हेंस इट इज प्रूव दैट व्हेन diagonals are perpendicular to each other, when diagonals perpendicular to each other, when d1 is perpendicular to d2, when diagonals are perpendicular to each other, then the parallelogram will be a rhombus। यहां पे प्रूफ हो गया है, ठीक है, ओके। सो कई सारी चीजें आपको ध्यान में आ रहा है। सो इसको आप लिख लीजिए, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए, सो आज के क्लास में आपको कई सारी चीजें मालूम पड़ा। सो डॉट प्रोडक्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मालूम हो चुका है। सो डॉट प्रोडक्ट एक बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट है, ये एक स्केलर प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट से आपको स्केलर मिलता है, ठीक है। इसको अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिए। तो ये आखिरी एग्जांपल जो है इसको अच्छे से ध्यान देना। कुछ भी आपका डाउट्स डिफिकल्टीज आ रहा है तो आप इमीडिएटली हमें कांटेक्ट कीजिए, ओके। सो एक चीजें आपको फाइनली बताना चाहूंगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नोट करके
लिख लीजिए, है ना? यहाँ पे दिखा रहा हूँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। नोट कुछ नहीं, जस्ट अभी जैसे मैं आपको बताया कि इससे मालूम पड़ा कि डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। हम ऐसे लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट इज क्या? कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब क्या है? ये फर्स्ट नोट है। दैट मीन्स ए डॉट बी जो है ना, वो इक्वल होगा किसके साथ? बी डॉट ए के साथ। एक प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट का, उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है? और एक चीज आपको मालूम पड़ा, और एक चीज आप लिख सकते हैं कि अगर हम ऐसे लिखते हैं कि ए डॉट समझ लिखेंगे बी प्लस सी, ये सारे एल्जेब्रा आप तो जानते हैं। अगर ऐसे लिखे तो आप क्या लिखोगे? आप लिखेंगे ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो इस तरीके से जो एल्जेब्रा है, जो आप स्कूल में यूज कर रहे थे, वो सारे रूल्स यहाँ पे वैलिड है ना? ठीक है। तो इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डॉट प्रोडक्ट क्या है? कम्यूटेटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो ये छोटी छोटी चीजें आप ध्यान में रखिए, ठीक है। वो भी आप यूज करेंगे, कई सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम इसको यूज करने वाले हैं। चलो बेटा, इसी के साथ इस क्लास को हम कंप्लीट कर दिए हैं। डॉट प्रोडक्ट का एक्सप्लेनेशन हो गया है। इसमें हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम डॉट प्रोडक्ट को लेके और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर चले जाएंगे जो आखिरी टॉपिक है वेक्टर का, उसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। आज मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन दिया है ना, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट के बारे में काफी कुछ आपने सीखा, आपने लर्न किया। इसको अच्छे से लर्न करना बेटा, इसको अच्छे से लर्न करना, नोट डाउन करना, अच्छे से लिखना इसको, और इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके फटाफट मुझे डाउट्स भेज देना है, ठीक है। ओके बेटा। आखिर में एक चीज बताना चाहूंगा कि आप जो है ना, आप जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहेंगे तो आप किसी भी लेवल पे जाके काम कर सकते हैं, किसी भी लेवल पे काम कर सकते हैं। इसलिए डोंट फियर, पढ़ाई को डरिए मत, पढ़ाई को फेस कीजिए। आप कभी गलत करोगे, कभी सही करेंगे। जैसे कि जब बच्चा 10 से 11 को जाता है तो उसके लिए क्रिटिकल स्टेट रहता है, क्योंकि उसको कई सारे नया नया चीजें फेस करने पड़ते हैं। तो नया नया चीजें फेस करने का जो क्यूरियोसिटी है उसको डेवलप कीजिए, डरिए मत। ओके, वो एबिलिटीज डेवलप कीजिए। गलत करना कोई गलत काम नहीं है। गलत करना कोई गलत काम नहीं है। गलत करना एक स्पॉन्टेनियस है। किसको सही करना है ना, उसको पहले गलत ही करना पड़ता है। तो गलती को डरिए मत। ओके, ठीक है बेटा। इसलिए आज के इस क्लास में हम यहीं पे टर्मिनेट करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।